oxides. So we will be starting today oxides of nitrogen family. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे. ठीक, देखो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा. ठीक है बच्चे, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए. अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म, पहली बात हमारे पास यहां पे लिखोगे कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स. नाइट्रोजन कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स. वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन होते हैं वो बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहला ऑक्साइड बनाता है N2O. N2O जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड बेटे तुम्हें मैंने समझाया था कि लोअर स्टेट के आगे अस शब्द का इस्तेमाल होता है, हायर स्टेट के आगे इक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर में है, तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है. इसी तरह से बेटे अगर हम NO की बात करेंगे, NO जो होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा. दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ करती है. ठीक, इसी तरह से बेटे हमारे पास तीसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन का बनता है N2O3. N2O3 जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसको हम लोग नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी बोलते हैं बेटा. नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं. और इसी को बेटा हम नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं. नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड, ध्यान से सुनना, कुछ अलग पर मत लिख देना. ठीक, नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं. इसी तरह से बेटे हमारे पास बनता है NO2. NO2 होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड. इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड. नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड. ठीक, और NO2 के साथ हमारे पास ऐसे यहां पे N2O5 भी पाया जाता है, जिसको नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी कहा जाता है. नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी कहा जाता है. देखो बच्चे, यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन +1 +2, यहां पे +3 स्टेट है, यहां पे +4 स्टेट है, और यहां पे +5 स्टेट है. तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म ऑल ऑक्साइड्स फ्रॉम +1 to +5. सारे तरह के ऑक्साइड नाइट्रोजन बना सकता है. जबकि आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स या तो +3 होती है या +5 होती है. ठीक, पर नाइट्रोजन वेराइटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है. फास्फोरस जो है वो या तो ट्राइऑक्साइड P2O3 बेटे, जिसको लिखने में हम लोग P4O10 भी लिख लेते हैं, O6 भी लिख लेते हैं, P4O6, क्योंकि ये डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है बेटा. P2O3 एग्जिस्ट इज अ डायमर, सो इसको P4O6 भी लिखा जाता है. ये हो गया फास्फोरस ट्राइऑक्साइड. फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड हो गया. बेटा फास्फोरस का एक और ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक, जिसको हम लिख देते हैं P4O8. बेटा ये होता तो डाइऑक्साइड है, पर ये 4 फास्फोरस जुड़ के बनता है, इसलिए ऐसे बनाया जाता. होता तो PO2 है, बोलते तो इसको हम डाइऑक्साइड ही है. ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्फोरस डाइऑक्साइड. फास्फोरस डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड. लेकिन 4 फास्फोरस इकट्ठे रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है. इसी तरह से फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड भी बनता है, P4, इसको P2O5 या फिर P4O10 लिख दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस
पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये पेंटा ऑक्साइड हो गया फॉस्फोरस का। ठीक, तो फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड बनाता है, एक तो ट्राईऑक्साइड, डाइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। हालांकि ये वाला इतना स्टेबल नहीं होता, दिस इज नॉट वेरी मच स्टेबल, बट येट इट इज फाउंड। आर्सेनिक की बात करो तो आर्सेनिक सिर्फ 2 ही ऑक्साइड बनाता है, AS2O3 यानी डाइऑक्साइड, ये ट्राईऑक्साइड, और AS2O5 यानी पेंटाऑक्साइड। इसी तरह +5+3 में बेटे इसको भी आप इस तरह से डायमर करके ऐसे लिख सकते हो AS4O6, और इसको भी ऐसे डायमर करके AS4O10 लिख सकते हो। ठीक, एंटीमनी भी ऐसे ही 2 ही ऑक्साइड बनाता है, Sp2O3 और या फिर Sb2O5। और बिस्मथ, बिस्मथ सिर्फ और सिर्फ ट्राई ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो ये सारे ऑक्साइड बने हमारे पास, लेकिन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया, नाइट्रोजन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स वाई। नाइट्रोजन इतने वेराइटी ऑफ ऑक्साइड क्यों बना लेता है? देखो बेटा, बहुत सिंपल रीजन है नाइट्रोजन के इतने ज्यादा नाइट्रोजन कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड, इन सब ऑक्साइड बनाने का क्या रीजन रहता होगा? सी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो बेटे, नाइट्रोजन कैन फॉर्म स्टेबल, नाइट्रोजन कैन फॉर्म स्टेबल p pi bond with oxygen, ऑक्सीजन के साथ ये पाई बॉन्ड बना सकता है, जिसमें ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल यूज होगा, नाइट्रोजन का भी p ऑर्बिटल यूज होगा। इसलिए p pi बॉन्ड, नाइट्रोजन बहुत स्टेबल p pi बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज स्मॉल। आपको पता है पाई बॉन्ड हमेशा ऐसे बनता है, दैट इज बाय साइड वाइज ओवरलैप, इस तरह साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। तो ये तभी बन सकता है अगर 2 एटम क्लोज आ सके, तो क्लोज आने के लिए उनके साइज छोटे होने चाहिए। तो क्योंकि नाइट्रोजन भी छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है, तो ये बहुत क्लोज आ जाते हैं और इस तरह का p पाई टाइप ऑफ बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला कि फॉस्फोरस p पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, फॉस्फोरस p पाई बॉन्ड बनाता है, वो p पाई बनाता है, उसमें फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल यूज होता है, पर वो इतना स्टेबल नहीं होते, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, इसलिए वो इतने सारे ऑक्साइड नहीं बनाता। और आर्सेनिक का साइज उससे बड़ा है, बिल्कुल भी स्टेबल बॉन्ड नहीं होते। ठीक, इसलिए इसी तरह से डाउनवर्ड जाते साइज बढ़ेगा, तो p पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी नहीं बन पाएंगे, यानी स्टेबल नहीं होंगे। और नाइट्रोजन का p पाई बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स बना सकता है, जबकि और ऐसे नहीं कर सकते। बोलो, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस सर। इंशुक, यस और नो? यस सर। दूसरी बात हमारे पास है बिस्मथ, Bi2O5 इज नॉट नोन। जो हमारे पास Bi2O5 है वो नहीं होता। ठीक, जबकि बाकी सब पेंटाऑक्साइड बना रहे हैं ना, देखो नाइट्रोजन भी बना रहा है, फॉस्फोरस भी बना रहा है, आर्सेनिक भी बना रहा है, एंटीमनी भी बना रहा है, बट Bi2O5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? सिंपल रीजन, इतनी बार ये रीजन पढ़ चुके हैं, दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से bismuth is stable only in +3 state. So if Bi2O5 is formed, अगर Bi2O5 बना, Bi2O5 is a strong oxidizing agent,
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्या करेगा, Bi2O5 ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन लेके Bi2O3 बना देता है, ऑक्सीजन बाहर दे देता है, यानी +5 से इलेक्ट्रॉन लेकर के +3 स्टेट में चेंज हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बताया था कि जो s इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे बिस्मथ की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो आपके पास आती है 6s2 6p3। तो बिस्मथ का ये जो s इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये पेयर ये इनर्ट हो जाता है, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको इनर्ट पेयर बोलते हैं। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यही 3 पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ठीक, अगर किसी तरह से आपने इसको बना भी लिया, इवन देन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि जो s इलेक्ट्रॉन्स ने दिए होंगे वो दोबारा वापस ले लेगा, खुद +5 से +3 में चेंज हो जाएगा, लेकिन Bi2O5 नहीं बनाएगा। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सारे बच्चे लिखो यस और नो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है? हाँ जी मैं बता देता हूं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ये 6s इलेक्ट्रॉन क्यों इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि बेटा इससे पहले हमें 4f और 5d ये वाली शेल्स भरनी होती है। अब ये वाली शेल जो होती है वो पुअर स्क्रीनर्स होती है, इनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो ये देखो, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है ना Z इफेक्टिव दो चीज से निकालते हैं, Z माइनस सिग्मा। जहां पे Z होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, Z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, Z इज न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज पहले 4f एंड 5d भर जाता है, जो कि पुअर स्क्रीनर होते हैं, जो कि पुअर स्क्रीनर होते हैं, पुअर स्क्रीनर होने की वजह से इसका सिग्मा का इंक्रीज कम है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से s के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते हैं, तो उनको देना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और इसी फिनोमिना को बेटे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। बोलो किंचु, क्लियर और नॉट? यस सर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बिस्मथ इज ओनली स्टेबल इन +3 स्टेट, तो +3 स्टेट वाला ऑक्साइड तो ये बनाता है, लेकिन +5 स्टेट वाला ऑक्साइड ये नहीं बनाता है। ये क्लियर हो गया है। अब देखो बेटे अगली बात, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये मिटा देता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर डाइमर एक बार क्या होता है? क्या बेटे? डाइमर। डाइमर दो चीजों को जोड़ने से बेटे डाइमर बनता है, जैसे P2O3 प्लस P2O3 दो चीजें जुड़ी तो P4O6 बन गया ना बेटा, तो वो डाइमर होता है। क्लियर? यस सर। अब चलो आगे देखो, अगली बात देखो, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो बेटे हमें ये पता होता है कि जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, और बिस्मथ इज अ मेटल, बिस्मथ इज अ मेटल। बेटे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये एसिडिक हुआ करते हैं, ठीक है जी। और जो मेटेलॉइड के ऑक्साइड होते हैं, मेटेलॉइड के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी दे कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज दे कैन बिहेव एज बेस, वो बेस भी बिहेव कर सकते हैं, वो एसिड भी बिहेव कर सकते हैं। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं,
मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑक्साइड होंगे ना, ये वाले, ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे। दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। एंटीमनी और इसके ऑक्साइड्स वो जनरली एम्फोटेरिक होंगे, और बिस्मथ का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा। इसलिए बेटे अगर कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो बेटा नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5 इज more acidic than P2O5, which is more acidic than AS2O5, which is more acidic than Sp2O5, which is more acidic than Bi2O5। तो पाया नहीं जाता। इसी तरह से अगर ट्राइऑक्साइड में भी देखेंगे, N2O3 is stronger acid than P2O3, which is stronger acid than AS2O3, which is stronger acid than Sp2O3, which is stronger acid than Bi2O3। यानी हमें ये पता है कि डाउनवर्ड जाते हुए ये तो एसिडिक हो गए, ये तो एसिडिक हो गए, और फिर ये दोनों लगभग एम्फोटेरिक हो गए, और बेटा ये तो क्या हो गया, ये तो बेसिक ही हो गया। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता चला जा रहा है। बोलो ये ऑर्डर समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। अगली बात देखना बेटा, इसमें अगली बात। सर हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो आर्सेनिक का ऑक्साइड है और एक वो एंटीमनी का, हाँ जी, ये वैसे तो दोनों एम्फोटेरिक ही है, मतलब ये जो आपने ये लिखा है ये मतलब डाटा मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से, इसका रीजन भी एक मतलब एंटीमनी का भी वो नहीं डाउन बेटा द ग्रुप रीजन है। एक्सपेरिमेंटल डाटा, बेटा एक्सपेरिमेंटल डाटा ही हमें बताता होता है। ये एक्चुअली इसके Ka Kb देखने पड़ते हैं, वही बताता है हमारे को कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी में डालो तो अपने एसिड बनाते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड पानी में डालो एसिड बनाते हैं। जो आर्सेनिक या एंटीमनी है ये बनाते तो बेटा अपने एसिड है, लेकिन वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हो। और रही बात बिस्मथ, तो बनाता ही बेसिक है। क्लियर? यस सर। वहीं पर अगर बेटे सेम ही चीज के देखना हो तो बेटे जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक। जैसे कि बेटे अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद हमारे पास NO2 होगा, उसके बाद N2O3 होगा, उसके बाद NO होगा, उसके बाद N2O होगा। यानी देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, +4 का उससे कम, +3 का उससे कम, +2 का उससे कम, +1 का सबसे कम। इवन ये दोनों जो होते हैं NO और N2O, ये तो न्यूट्रल ही हो जाते हैं, ये एसिडिक रहते ही नहीं। ये कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है, और एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। इसलिए नाइट्रोजन का 5 स्टेट वाला ऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन 4 देन 3 एंड सो ऑन। बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। वेरी नाइस बच्चों। अब चलो आगे आगे चलते। भैया बाकी भी यस नो लिख दिया करो। हाँ जी अवनीत लिख दिया करो बेटे, वेरी गुड। जय आप भी लिख दिया करो बेटे यस नो अगर नहीं आए तो। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारा जो यहाँ पे +2 में एक टॉपिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड। इनका एलिमेंट्री आइडिया हमसे पूछा जाता है, ज्यादा नहीं है। एलिमेंट्री आइडिया मतलब इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसके यूज, या कोई खास बात किसी भी ऑक्साइड की ये हमें पढ़नी है। तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, और फास्फोरस के ऑक्साइड जो हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
बाकी ऑक्साइड हमारे सिलेबस में उसकी डिटेल नहीं है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे पहला ऑक्साइड हमने पढ़ा था N2O। बेटा N2O को अपन लोग नाइट्रस ऑक्साइड का नाम देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। जहां नाइट्रोजन सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 में है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। बेटे दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज, इसको हम लाफिंग गैस का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहा करते हैं। बेटा क्यों बोलते हैं इसको लाफिंग गैस? बेटे बेसिकली जब इसको इनहेल किया जाए तो इट प्रोड्यूसेस हिस्टीरिया, यानी ये क्या करती है? प्रोड्यूसेस हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है? हिस्टीरिया होता है किसी भी एक्सप्रेशन का बढ़ जाना। देखो बेटे लोग तो इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, बट एक्चुअली ये लाफिंग गैस नहीं है बेटा, ये वीपिंग गैस भी हो सकती है, ये उछलिंग गैस भी हो सकती है, ये लोटिंग गैस भी हो सकती है। मतलब सर यानी अगर आपने इसको हंसते हंसते सूंघा तो आप जोर जोर से हंसने लग जाओगे, अगर आपने इसको रोते रोते सूंघा तो जोर जोर से रोना शुरू कर दोगे, अगर आपने इसको उछलते उछलते सूंघा तो और उछलने लग जाओगे। यानी ये एक्सप्रेशन को एग्जैजरेट करती है। अगर आपने इसको उदासी से सूंघा तो और उदास हो जाओगे, अगर आपने इसको पढ़ते पढ़ते सूंघा तो और नहीं पढ़ोगे, है ना, क्योंकि उसके लिए तो कोई गैस ही नहीं बनी, ठीक। हाँ ये जरूर है कि भैया ये किसी भी एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है, हिस्टीरिया कर देती है, ठीक। उसी एक्सप्रेस चीखते चीखते सूंघा तो खूब चीखने लग जाओगे। तो इसको इसलिए लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बार जब किसी आदमी को सूंघाई होगी, मान लो मैं एक गैस अभी बना रहा हूं और गैस बना के मैं रैना को बोलता हूँ बेटा सूंघना जरा, तो रैना जब सूंघने लगे उसको वैसी मुस्कुराहट आनी शुरू होगी, क्या यार ये क्या सूंघा रहे हैं सर, है ना। तो ऑब्वियसली जब इसको सूंघा तो और भी ज्यादा एग्जैजरेशन हो गई, बंदा जोर जोर से हंसने लग गया, तो उसका नाम रख दिया लाफिंग गैस, ठीक। और कह दिया इट कॉजेज लाफिंग हिस्टीरिया। ऐसा नहीं, इट कॉजेज हिस्टीरिया, किसी भी एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है, हिस्टीरिया बढ़ कर देती है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है N2O का। अब ये तो हो गया लाफिंग गैस, इसको क्यों बोला जाता है। अब बात करेंगे इसकी प्रेपरेशन। देखो बेटा रट्टा मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे को कंसेप्ट से काम है, आपको भी कंसेप्ट से पढ़ना है। प्रेपरेशन, देखो रट्टा नहीं मारना। मान लो मेरे पास है NH4NO3, मान लो मेरे पास है NH4NO3। अब मेरी एक बात सुन लो, जिंदगी में जब भी कोई कंपाउंड ऐसा देखो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, तो अगर उसको हीट किया ना तो वाटर तो निकलेगा ही। क्या बोला? जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखोगे, हीट करोगे तो वाटर तो निकलेगा ही। ये पहला फंडा हो गया, ठीक। दूसरा फंडा, जिस भी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन देखो, हीट करो तो सबसे पहले N2 निकाल देना, सबसे पहले नाइट्रोजन निकाल देना। जिस भी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन हो, हीट करो तो सबसे पहले N2 निकालना, नाइट्रोजन निकालना, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल ही नाइट्रोजन है। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, हीट करोगे तो हमेशा ही N2 बाहर आएगा। तो इन 2 चीजों को ध्यान रखना, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, हीट करके वाटर निकालना, जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन है, हीट करके N2 निकालना। तो चलो अब हम इसको हीटते हैं। जब मैंने इसको हीटा तो बेटा सबसे पहले क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है? Yes, sir. तो Yes, इसमें sir. कितने वाटर बन सकते? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के कितने वाटर हम बना सकते हैं? Sir, 2. तो हमने यहां से 2 वाटर बाहर निकाल दिए। अब दूसरी बात, क्या इस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है? ऑब्वियसली Yes, है। sir. Yes, sir. 2 नाइट्रोजन है तो N2 भी बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या हमारे पास बेटे? हमारे पास बचा, देखो 2 N चले गए,
4 के 4 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, 1 ऑक्सीजन रह गया। ये नेसेंट ऑक्सीजन, वेरी 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 रिएक्टिव। और नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर पे क्या कर देता है, अटैक, और अटैक करके बना देता है N2O। इसलिए नेट में हमने रिएक्शन क्या लिखा, नेट में रिएक्शन लिखा NH4NO3 ऑन हीटिंग गिव्स अस ट्रू वाटर प्लस N2O। बनना तो N2 था, लेकिन ऑक्सीजन नेसेंट जो होती है, अकेली ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे फटाफट अटैक कर देती है, N2O बन जाता है। तो ऐसे N2O बनाया जाता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटे, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में एक्चुअली हमारे सिलेबस पे स्ट्रक्चर्स है, तो स्ट्रक्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सिंपल बात थी, कोई रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे पास नाइट्रोजन तो ऐसे होना था, और इसके ऊपर लोन पेयर था, और ऑक्सीजन ने, मैंने बोला इस पे किया अटैक, किया ना। तो जब ऑक्सीजन ने इसके लोन पेयर ले लिए होंगे, तो क्या इसने इसको ऐसे नहीं बना दिया होगा कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, पॉजिटिव, खुद इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव, क्या ऐसे बना दिया होगा? यस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब ऑब्वियसली देखो, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं। इस फिनोमिना को रिजोनेंस बोला जाता है। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, क्योंकि जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इसको धक्का मारेंगे, यहां के यहां चले जाएंगे। तो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर जो इसका बन सकता है, वो ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन तो पॉजिटिव रहा ही, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, सिंगल पहले था, और आगे इलेक्ट्रॉन डबल हो गया। तो इस तरह का इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज देयर। तो ये 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और क्योंकि इसमें रिजोनेंस है, इसीलिए N2O स्टेबल हो जाती है। इसलिए N2O थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाती है, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रिजोनेंस। तो ये 2 स्ट्रक्चर आप बना के दिखा सकते हैं, इसका नंबर 1 स्ट्रक्चर, और नंबर 2 जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, जो एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, तो ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और इस रिजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है। बोलो भी, स्ट्रक्चर भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगली बात, अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अकॉर्डिंगली, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि इट इज अ लाफिंग गैस, इट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, कॉल्ड एज लाफिंग गैस। और क्यों बोलते लाफिंग गैस, वो तो समझ में आ ही गया कि ये हिस्टीरिया कॉज करती है। मैंने ये भी बोला, इट इज एक्चुअली नॉट अ लाफिंग गैस, इट कैन बी वीपिंग गैस, इट कैन बी उछलिंग गैस, इट कैन बी नाचिंग गैस, इट कैन बी एनीथिंग गैस। जो भी चीज करोगे उसका हिस्टीरिया हो जाएगा, सिवाय पढ़ाई के, है ना। दूसरी बात बेटा, दिस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरीज, यूज्ड as anesthetic used as anesthetic in dental surgeries। जो डेंटल सर्जरीज होती है ना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेंटल सर्जरीज? कभी आपका दांत उखाड़ना हो, ठीक, या उसकी आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी हो, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इंजेक्शन किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, लोकल यानी उसी पोर्शन को सुन करने वाला, तो ये उस पर्टिकुलर पोर्शन को सुन कर देगा। तो इट वर्क्स एज एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। तीसरी बात ये होती है, इन एक्सेस इट कैन बी फेटल, इट कैन बी फेटल। एक्सेस में ये मार देगी बंदे को यार, फेटल होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनहेल कर दोगे, हिस्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, बंदा मर जाएगा, ठीक। तो ये फेटल भी है, इसलिए डेंटल सर्जरी में भी बहुत इस्तेमाल इसका बहुत थोड़ा होता है, ठीक। अगली बात देखो बेटे,
ये ऑक्सीजन तो जबरदस्ती का इसका जुड़ा हुआ है, ये आसानी से दिया जा सकता है ना बेटा। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी को भी आसानी से ऑक्सीजन दे सकती है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली बात, इट इज न्यूट्रल, it is neutral, neither act as acid nor act as base। तो बोलो बेटे N2O की क्या प्रेपरेशन होती, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इसके बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो समझ में आ गई है तो आगे चलूंगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। शाबाश शाबाश। अब अगला ऑक्साइड पढ़ते हैं, ये बस इतना इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला ऑक्साइड देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड हमारे पास था जिसको हम बोलते हैं NO। NO और NO को मैंने आपको बताया बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रिक ऑक्साइड देखो बेटे, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, ठीक, ये कैसे बन सकती है, पहले प्रेपरेशन की बात करते हैं। प्रेपरेशन कैसे हो सकती है इसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेपरेशन कैसे होती है। देखो बेटे, अगर मैं नाइट्रोजन को ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं पर बहुत हाई टेम्परेचर दे दूं, क्योंकि नाइट्रोजन भी स्टेबल ऑक्सीजन भी स्टेबल, तो रिएक्ट तो करेंगे नहीं। हाँ, जबरदस्ती रिएक्ट करो, कैसे करो, बाय गिविंग हाई टेम्परेचर 3000 केल्विन तक टेम्परेचर, 3000 केल्विन टेम्परेचर, या फिर यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, करंट पास ऑन करवा दो मेरे दोस्तों, तो हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के NO बना देती है। ठीक बेटे, आपसे अगर मैं पूछूं हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी है, तो कौन सी बताते हो बेटा? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। Sir, oxygen. हाँ हाँ किंतु सही बोल रहे हो, क्या बता रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, ज्यादातर बच्चे बेटा, ज्यादातर टीचर सभी को यही पढ़ाते हैं, ठीक, कि ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बेटा रद्दी बात है किंचु, क्या है, ये लड्डू लोग पढ़ाते हैं। ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस ही हमारे पास NO है। इट इज मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ब्लड, मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ब्लड। ठीक बेटा, पिछले साल तक हमारे +1 में एक टॉपिक हुआ करता था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि सिलेबस से काट दिया गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में समझाया जाता था कि NO इज 1500 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना? 1500 गुना, 1500 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, जी तो सर। बेटा एक बात समझो, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, और जब बिजली कड़कती है तो उस समय NO भी बन जाती है। जी अगर NO बन गई, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गई, तब तो बेटे हम तो मर जाएंगे, है ना भाई। पर हमारी किस्मत अच्छी है कि इसका रेजिडेंट टाइम इन एटमॉस्फेयर इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। रेजिडेंट टाइम इन एटमॉस्फेयर, resident time in atmosphere is fraction of seconds, fraction of seconds। seconds के अंदर ये चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे ये बनती है NO, जैसे बनती है आसपास की एयर के साथ रिएक्ट करके NO2 बना देती है, which is not much soluble, जो कि ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए हम बच जाते हैं। ठीक है, ये वजह है हमारे बचने की। एटमॉस्फेयर में बनने के बावजूद ये फटाफट से रिएक्ट करके NO2 बना देती है, और ये NO रहती नहीं। अगर कहीं NO रह जाती तो भैया जहां बारिश हुई वहां 2-4 लाशें जरूर पड़ी हुई होनी थी, है ना भाई, है ना, दम घुट के मर जाने थे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रेजिडेंट टाइम इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में रहने का टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है। इट क्विकली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस NO2, बट डेफिनेटली इट इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ब्लड। बोलो क्लियर?
यस सर। एक दूसरी Yes, बात, sir. लेबोरेटरी में हम ऐसे नहीं बनाते। लेबोरेटरी में अगर इसको बनाना है ना, तो एक आगे मैं आपको नाइट्रिक एसिड कराऊंगा, ठीक, उसमें समझाऊंगा मैं कैसे बनता है, पर वैसे बता देता हूं, जितने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी मेटल्स होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल जब भी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे, हमेशा NO को पाएंगे। क्या बोला? लेस reactive या less electropositive metals whenever react with dilute HNO3 that always gives us NO। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से? बेटा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, उसमें तुम्हें पढ़ा लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, याद है कुछ? Yes, sir. कैसे याद करवाई थी तुम्हें ये सीरीज? ऐसे बोला था, लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, CUHDAGAUF। बोलो, ऐसे याद करवाई थी तुम्हारे को मैंने कि लिटिल Yes, sir. केदार नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, CUHDAGAUF। तो बेटे हाइड्रोजन के बाद वाले कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक, AgAUF, ठीक। तो ये जो हमारे पास चार है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनमें से कोई ले लो, जैसे कॉपर ले लिया और कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवा दिया, डाइल्यूट से, याद रखना डाइल्यूट से। ये खैर मैं आगे इसका लॉजिक भी समझाऊंगा ये कैसे बना, बिना लॉजिक के नहीं बताऊंगा, पर वो तब जब नाइट्रिक एसिड पढ़ाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा ध्यान रख लो। तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा ऐसे करके, ठीक, क्यों बनेगा ये भी बताएंगे आपको, और NO बनेगी और वाटर बनेगा। तो यहां से NO की प्रोडक्शन की जाती है लेबोरेटरी में, कि आप कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, मरकरी के साथ डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करवा देते हैं, उनके तो नाइट्रेट बन जाते हैं, वाटर निकल जाता है और NO मिल जाता है। बेटे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को, आप कर लेना, मेरे को सिर्फ बताना है आपको कि अगर किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ अगर आप डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करवाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इट विल गिव राइज टू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और लेबोरेटरी में हम इससे बनाते हैं, कॉपर चिप्स के ऊपर या कॉपर पायराइड्स के ऊपर हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, NO गैस बाहर आ जाती है, बस संभाल के निकाल देंगे। क्लियर? Yes, sir. यस ये दो प्रेपरेशंस हैं। अब रही बात, सर। हाँ जी बेटे बोलो जी। सर जैसे आपने बताया था कि जो NO का रेजिडेंट टाइम एटमॉस्फेयर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, हाँ जी तो फिर जब लैब में बनाते थे तब भी इसका इतना ही मतलब रेजिडेंट टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लैंड में, अगर हम लैब में भी बनाएंगे ना, तो इसको बहुत संभाल के निकालना होगा। एक तो हम इनहेल ना कर लें, दूसरी बात यह कि इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना मिल जाए, तो बहुत जरूरी है इसको बहुत सावधानी से निकालना, ठीक। जी सर। अब देखो बेटे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे तो होपफुली समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, समझ में आई? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में। और बेटे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं। तो जब ये आपस में ऐसे करके जुड़ जाते हैं बेटा जी, तो ये NO बन जाता है। तो NO का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, प्लीज थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके हम दिखा देते हैं। यहां पे खास बात है कि इट कंटेन्स अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। यहां पे
अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। एंड दिस अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं पे भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट इज कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दैट इज कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, स्ट्रक्चर ऐसा रहता है बेटे। जहां पे भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, कई बार हम उसको बॉन्ड में शो करते हैं, इसको बॉन्ड में शो करके हम बोल देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड यानी इट कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है। यानी सिर्फ ये अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है ना, इसलिए बेटा हम इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह मान के चलते हैं, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह मान के चलते हैं। अदरवाइज इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बेटा जी? Yes, sir. अब इसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान दें तो हम बना तो ऐसे देते हैं, पर फिर इसकी रिजोनेंस भी दिखाते होते हैं। रिजोनेंस ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक, अगला स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे करके, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ के पेयर इधर चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये शो करने का तरीका होता है, इसमें वैसे रिजोनेंस की बात है नहीं ज्यादा, तो नहीं भी शो करेंगे तब भी चलेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO, ठीक है जी। हालांकि बुक्स इसकी रिजोनेंस शो करती, जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर है NO का, ठीक। अगली बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या है कि NO इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस फेज। NO is paramagnetic in gaseous phase, गैसियस फेज में पैरामैग्नेटिक है, बट डायामैग्नेटिक इन सॉलिड फेज। बेटा सॉलिड फेज में डायामैग्नेटिक है और गैसियस फेज में पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गैसियस फेज में इट कंटेन्स अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। और बेटा अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, उसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म होता है। लेकिन इन सॉलिड फेज it forms a loose dimer, एक लूज सा डाइमर बना देता है, ठीक। ऐसे करके हमने एक लूज सा डाइमर बना देना है, तो डाइमर होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है बेटा, और पेयर अप होने से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, हेंस इट बिकम्स डायमैग्नेटिक। So in solid phase it forms loose dimer, दो चीजें जुड़ती हैं, लूज डाइमर बना देती हैं। So unpaired electron pairs up, therefore it becomes diamagnetic। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, शाबाश। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है बहुत सॉल्युबल है गैस ब्लड में, इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अनस्टेबल है, रेजिडेंट टाइम एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। बनाने के ये 2 तरीके हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक है, सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ये एक लूज सा डाइमर बना देती है। चलिए जी, अब हम तीसरा ऑक्साइड पढ़ेंगे नाइट्रोजन का तीसरा ऑक्साइड, थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सी। बेटे जो तीसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो है N2O3। बेटे N2O3 जो होता है, मैंने बोला इसको नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं,
नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसको नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड बोल देते हैं, नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड बोल देते हैं, या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और या नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी पहले समझ लो, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। नाउ व्हाट द हेल इज मिक्स्ड ऑक्साइड? इन दो ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ। बेटे जी ये दो ऑक्साइड होते हैं, एक NO और एक NO2। बेटे ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होता है, दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आपस में पेयर अप होकर के N2O3 बना देते हैं। तो क्योंकि ये दो ऑक्साइड का हमारे पास क्या है, पेयरिंग है दो ऑक्साइड का, इसलिए ये मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली, इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक, देखो इधर ध्यान देना ताकि समझ में आए। NO अभी तुम्हें पढ़ाया मैंने कि NO में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अगर तुम NO2 लेते हो, NO2 का स्ट्रक्चर ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें। ठीक, इसको चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर दो या फिर इसको प्लस माइनस शो कर दो। पुराने समय में इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते थे, अभी प्लस माइनस बोलते हैं। ठीक, अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात नहीं जानते, आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह प्लस माइनस लगा दिया करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 2 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये हुआ ना, एक तो दे दिया इसने, तो 4 बचे, तो यहाँ पे अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है ये आपस में पेयर अप हो जाए, हो सकता है ये आपस में पेयर अप हो जाए, पेयर अप हो जाए तो ऐसे बन जाए, इसी वजह से N2O3 बन जाता है। ये सबसे पहली बात हो गई कि N2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड है, और मजे की बात ये बनाते भी ऐसे, हम NO2 को NO में मिक्स करते हैं, उसी से N2O3 बनाते हैं। बोलो प्रेपरेशन क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगली बात, एक्सक्यूज मी सर। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर अत्यंत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये भी डायमैग्नेटिक होगा N2O3? अभी बताते हैं इसके बारे में। ठीक, अभी बताते हैं, प्रॉपर्टीज पे आके इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक, देखो बेटा स्ट्रक्चर, इसके ना दो स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? ऐसा हो सकता है ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़े, तो अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पर ये और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये दूसरा नाइट्रोजन जो इसके सामने से जुड़ा, ये, और यहां पर O नेगेटिव N1 पॉजिटिव, इस तरह का स्ट्रक्चर पहला हो गया जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा। इसको हमने बोला अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर है तो इसकी स्टेबिलिटी क्यों है? देखो बेटे इसमें यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, सो देयर कैन बी रिजोनेंस, इसमें भी रिजोनेंस होती है और रिजोनेंस चीजों को स्टेबल बना देती है। इस वजह से ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक स्टेबल हो जाता है, लाइक दिस। ये दो स्ट्रक्चर इसके हो गए। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए ना, तो बेटा ये यहां के यहां, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, इट कैन आल्सो ज्वाइन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो एक और तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, N डबल बॉन्ड O, O N डबल बॉन्ड O, दोनों नाइट्रोजन पे अब लोन पेयर होंगे, तो ये जो होगा इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसके दो स्ट्रक्चर है, ठीक, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। बोलो बेटे दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? Yes, sir. सर ये सेकंड वाला दोबारा बता दो। बेटे अगर
यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा तो ये बना, अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा दो NO के, जी सर। तो फिर NO ऐसे जुड़ेगा ना बेटा, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इधर भी NO बीच में O, बोलो क्लियर? जी सर, यस। तो ये सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात। अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, ठीक। इसकी स्टेबिलिटी बोलेंगे तो रिजोनेंस की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी बोलेंगे तो सिमेट्री की वजह से। नाउ अगली कहानी इसकी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, जैसे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक है, ठीक, ये तो है ही है, ये डायमैग्नेटिक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। पर इसकी कुछ और चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान देने का। सबसे पहली बात, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। आपको बेटे मैंने एनहाइड्राइड निकालने सिखाए थे। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। ऐसे ही HNO2 दूसरा भी लगा लो, दोनों को जोड़ो, H2N2O4 बन जाता है, H2N2O4 बन जाता है। इसमें से आप वाटर को करोगे माइनस, बचेगा क्या? N2O3। तो समझ में आया कि जब भी नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड बनाएंगे तो N2O3 बनेगा। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि ऑक्सो एसिड से सारा वाटर निचोड़ने के बाद जो ऑक्साइड बनता है उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। सो दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है जी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, दूसरे इसके दो दो स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तीसरा ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, ठीक। तो ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। और इसको नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोला जाता है, ये एक और बात ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें ध्यान में हो गई। तो चले आगे। सर Yes, एक sir. मिनट। चलिए बच्चे, अगला पढ़ाता हूं मैं। सो सी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे NO2। NO2 बेटे जी, NO2 जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखो बेटा, प्रेपरेशन इसकी वेरी सिंपल है, ठीक। हालांकि इसका भी लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा, जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराऊंगा तो जरूर बताऊंगा, पर अभी समझाता हूं। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी नॉन मेटल अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे ना तो NO2 मिलना है। क्या? दुनिया का कोई भी मेटल, नॉन मेटल कंपाउंड अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे ना तो NO2 तो मिलना ही है। यानी जैसे अगर बेटे मैंने कॉपर ले लिया और कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, बेटा डाइल्यूट का मैंने बताया था NO, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड कभी भी होगा तो कॉपर का नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, प्लस NO2 एंड वाटर। आप यहां पे कॉपर की जगह जिंक ले लो तब भी यही रहेगा, आप यहां पे ग्लूकोज ले लो तब भी यही रहेगा, आप यहां पे सुक्रोज ले लो तब भी ये रहेगा, सिवाय मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी दुनिया की कोई मर्जी चीज ले लो, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे ना तो ये बनना ही है। अब चाहे आप यहाँ पे जिंक लिख दो, कॉपर लिख दो, सिल्वर लिख दो, व्हाटएवर, NO2 तो बनना ही। एक तरीका ये हो, ठीक है।
दूसरा तरीका, जो स्टेबल अनस्टेबल नाइट्रेट्स होते हैं, जैसे लेड का नाइट्रेट विच इज एन अनस्टेबल नाइट्रेट, हीट करो तो उससे लेड का ऑक्साइड मिलना है, NO2 बाहर जाना है, बची कुची ऑक्सीजन आ जानी है। ठीक, तो ये लेड के नाइट्रेट से लेबोरेटरी में इसके हीट करने से बनाया जाता है। लेड का नाइट्रेट विल ब्रेक अप इनटू NO2, ऐसे NO2 बनाया जाता है। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने का, NO2 का स्ट्रक्चर, इससे बड़ा कंसेप्ट आगे निकलेगा हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ NO2। देखो बेटे, जो NO2 है उसमें नाइट्रोजन ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ी है और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह प्लस माइनस शो करती है, फिर भी इसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। चाहो आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर सकते हो, सो दिस कंटेन्स अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। सो इसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है और अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सो एक तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी आ जाता है। NO कलरलेस होती है बट इसमें कलर आ जाता है, ब्राउन कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। कलर ब्राउन है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक, और इसकी स्टेबिलिटी इस वजह से है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, सो देयर कैन बी रिजोनेंस। तो इसमें भी रिजोनेंस हो सकती है, यहाँ O नेगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, सो देयर इज रिजोनेंस। तो इट इज ब्राउन कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक, एंड ये दो स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। पर एक बहुत मजेदार बात बेटा, जो NO2 है ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अगर इसको लो टेम्परेचर पे ले जाएं, यानी 0 डिग्री पे, ये N2O4 बना देता है। ठीक, 0 डिग्री पे N2O4 बना देता है। जैसे ये ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये कलरलेस हो जाता है क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लिया। तो N2O4 जो होता है ना बेटा, जो इसी का डायमर है। कैसे? इधर देखिए, जैसे ये NO था, NO2 था, ऐसे करके, और यहां पे भी N डबल बॉन्ड O नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इसमें भी अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, लो टेम्परेचर पे पास आ गए। पास आके इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाया तो बच्चा जी हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने N2O4 बोल दिया। N2O4 लो टेम्परेचर पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, पॉजिटिव रिपेल तो करेंगे ही करेंगे, तो इसमें रिपल्शन तो होनी है। तो अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो इस रिपल्शन से बॉन्ड टूट जाता है और टूट करके दोबारा NO2 बन जाता है। तो हीट करने से NO2, कूल करने से N2O4 बन जाता है। और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन ये रहता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिमिलरली यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर N2O4 का बन सकता है। तो N2O4 इज डाइमर, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग NO2। तो जब कूल करते कलर खत्म, क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर से कलर आ जाता है, पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है। जबकि जब कूल करते डायमैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बोलो क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब खास बात इसकी देखो मेरे प्यारे बच्चों, खास बात ये तो चलो हो गया। इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है बच्चों। देखो बेटे, पिछले वाला मिक्स्ड ऑक्साइड था, मिक्स्ड ऑक्साइड, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है।
मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, अगर दो एसिड्स को, अलग अलग एसिड्स को आपस में जोड़ के उसका एनहाइड्राइड निकालो तो वो मिक्स्ड होता है। जैसे मैंने लिया नाइट्रस एसिड HNO2 और मैंने लिया नाइट्रिक एसिड HNO3 और इनको दिया जोड़ तो H2N2O5 बना, ठीक बना कि नहीं। और इसमें से एक वाटर निकाला हीट करके, क्या बना N2O4, हीट किया है ना, हीट, तो हीट करके N2O4 will break up into NO2, इसलिए NO2 is considered as anhydride of नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। दोनों का, नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड का इक्विमोलर मिक्सचर ले लो, दोनों के मोल्स बराबर, इक्विमोलर, ठीक, तो उसका जो एनहाइड्राइड आया वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड हुआ, देयरफॉर NO2 is called as mixed anhydride। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, yes sir. sir, अगली बात ये है, दिस ऑल्सो एट हाई टेम्परेचर जब टूटा हुआ होगा, ऑल्सो कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कैन हैव ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें बन सकता है। बोलो ये भी क्लियर और नॉट? Yes, sir. yes sir, तो आपका NO2 भी मैंने क्लियर किया बेटा, इसके मेजर बातें आपको सारी बता दी हैं, ठीक, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रिक एसिड हम बनाने की कोशिश, लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाने की करेंगे कोशिश। लास्ट ऑक्साइड जो नाइट्रोजन का है, ठीक है, वो है बच्चों N2O5 विच इज नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, ठीक बेटा। देखो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है ना, सबसे पहली बात ये आयनिक ऑक्साइड है, आयनिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का आयनिक ऑक्साइड है, इट इज आयनिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सर कैसे? देखो बेटा, ये NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ऐसे एग्जिस्ट करता है। NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के बीच का बॉन्ड होता है बेटा, तो ये आयनिक ऑक्साइड माना जाता है। सो दिस इज आयनिक ऑक्साइड एज इट एग्जिस्ट लाइक दिस, एज इट एग्जिस्ट लाइक दिस, इट इज आयनिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? अब रही बात प्रेपरेशन, प्रेपरेशन से पहले ये समझ लेते हैं, इट इज एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है भाई। अब नाइट्रिक एसिड कैसे होता था? HNO3 होता था। इसका एनहाइड्राइड कैसे निकालते थे? हम इसको डबल करके लिखते थे H2N2O6 माइनस कर देते थे वाटर, बचता था N2O5, तो ऑब्वियसली इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है और यही इसकी प्रेपरेशन की जड़ है। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे बेटा? नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेट करेंगे, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन, ठीक। आपने लिया नाइट्रिक एसिड इसी तरह से, और कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे फास्फोरस के ऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वो इसका वाटर निचोड़ लेंगे और बना देंगे NO2 N2O5, और बेटे ये अपना एसिड बनाएंगे। नाइट्रोजन का एसिड पहले मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनता है, आपको पता है, और हीट करो तो वो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। +5 स्टेट है ना यहाँ पर फॉस्फोरस की, तो ये +5 स्टेट ही देगा ना हमारे पास। तो ऐसे करके ये रिएक्शन हुआ करता है, दिस रिएक्शन इज लाइक दिस, ठीक है जी। तो बेसिकली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इससे इसने ऐसे वाटर निकाला और क्या बनाया? N2O5 अपना रिस्पेक्टिव एसिड बना दिया। तो इस तरह से इसकी प्रेपरेशन हो जाती है। बोलो प्रेपरेशन क्लियर और नॉट? Yes, sir. अगली बात स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि इसमें
O का ब्रिज होगा, ब्रिज ऑफ O। लो जी, ये स्ट्रक्चर हो गया भाई, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी भी इसी बात पे है कि इसमें रिजोनेंस है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो ऑब्वियसली अगर इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ बीच में फिर से O, यहाँ फिर से O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास इसका पाया जाएगा बेटा। ये दो स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इट इज एन आयनिक ऑक्साइड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, so formed by dehydration of nitric acid, having structure like this, strong oxidizing agent है, strong oxidizing agent होता है, और मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए खत्म, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए खत्म। फास्फोरस के दो ऑक्साइड जल्दी जल्दी से 2 मिनट के अंदर फिनिश करते हैं और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। चलो, फास्फोरस के ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटी। सर ये जो था ये N2O5, इसका जो स्ट्रक्चर था इसमें सिमेट्री भी थी, जो सिमेट्री भी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी मतलब सिमेट्री तो है ही है बेटा इसमें, ठीक, बट रीजन ऑफ स्टेबिलिटी इज रेजोनेंस। ओके। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस बेटा, ऑक्साइड हमने फास्फोरस के 3 पढ़े थे, लेकिन स्टेबल मैंने बोला था 2 ही होते हैं, ठीक। एक स्टेबल है P4O6, जिसको P2O3 बोलते थे, लिखने में P4O6 भी बोला जाता। या फिर स्टेबल था P2O5, जिसको लिखने में P4O10 लिखा जाता। बेटा प्रेपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर। अगर बेटे यहां नहीं देखोगे, बुक में जितना मर्जी मत्था मार लेना, स्ट्रक्चर नहीं आए। स्ट्रक्चर ऑफ दीज सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर्स। देखो बेटा यहाँ 4 फास्फोरस थे, तो 4 फास्फोरस मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है जी। और सब फास्फोरस में मैंने ऑक्सीजन के ब्रिज बना देने, POP, 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 POP बन गए। अब इन 2 फास्फोरस में भी एक ब्रिज बना दो, POP, इन 2 फास्फोरस में भी एक ब्रिज बना दो, POP। वेरी सिंपल। 4 फास्फोरस, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, इन दोनों में भी O, इन दोनों में भी O। बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हर फास्फोरस के ऊपर एक एक लोन पेयर रह गया, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, गिन के देख सकते हो। और इसमें टोटल मिला के अगर ध्यान दोगे तो 16 लोन पेयर्स होंगे, 16 लोन पेयर, जिनमें से 4 ऑन फास्फोरस और हर ऑक्सीजन पे 2-2, बाकी बचे हुए 12 ऑन ऑक्सीजन, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब रही बात P4O10, तो P4O10 में भी पहले ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, और हर फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज लगा दो, POP, 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 इन दोनों के बीच में भी POP, इन दोनों के बीच में भी POP, ठीक। पर जैसे यहां लोन पेयर थे, यहां उस लोन पेयर को चेंज कर दो विद ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो लोन पेयर के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। जहां लोन पेयर थे उसकी जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
बाकी तो सेम है, जहां लोन पेयर थे उसकी जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। अब इसमें हमारे पास 16 सिग्मा बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 20 लोन पेयर्स, ऑल ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि फॉस्फोरस पे तो बचा ही नहीं। अब 10 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर है, तो टोटल 20 लोन पेयर हो गए। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पेपर में स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रेपरेशंस की। ठीक, देखो बेटे, हमारे पास एक फॉस्फोरस P4 होती, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस या इसको येलो फॉस्फोरस बोला जाता है। ये फॉस्फोरस की पहली फॉर्म होती है, अल्फा फॉस्फोरस भी इसको बोलते हैं, एलोट्रॉप है। अगर इसको एयर में रखोगे, हीट नहीं करोगे, एयर में रखोगे, तो बेटा ये एयर के साथ फटाफट रिएक्ट करती है और P4O6 बना देती है। ठीक है जी। तो व्हाइट फॉस्फोरस इसीलिए वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक, और रिएक्ट करके फटाफट P4O6 बना देती है। इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस को एयर के साथ रिएक्ट करवाते P4O6 बनता है। बेटा जो व्हाइट फॉस्फोरस को येलो बोलते इसलिए क्योंकि ये येलो होता है, और जैसे ही आप फॉस्फोरस को एयर में रखते हो, ये ऑक्साइड उसके ऊपर बन जाता है, येलो परत चढ़ जाती है, इसीलिए उसको येलो फॉस्फोरस बोलते हैं। अदरवाइज वो व्हाइट होती है। उसको पानी में रखेंगे व्हाइट रहेगी, वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जैसे बाहर निकालोगे एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगी और P4O6 बना के येलो बना देगी, तभी इसको येलो फॉस्फोरस बोला जाता है। ऐसे इसको बनाया जाता है। ठीक है जी। पर बेटे अगर मेरे पास रेड फॉस्फोरस हुआ, रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है, तो इसको रिएक्ट करने के लिए हीट करना होता है। अगर हीट किया तो ये यहां तक नहीं रुकेगा, ये अपना हायर ऑक्साइड बनाएगा, यानी P4O10 बना देगा। तो रेड फॉस्फोरस स्टेबल होता है। अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है तो आपको एयर के साथ हीट करना होगा। हीट करेंगे तो यहां तक नहीं रुकेगा, डायरेक्टली ये बन जाए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि व्हाइट फॉस्फोरस को ही हम हीट कर देते। अगर व्हाइट फॉस्फोरस लेते और उसी को ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते, रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लोसिव जरूर हो जाता, लेकिन फिर भी हमारे पास P4O10 बनता। हमने हीट नहीं किया था तो P4O6 बना था, हीट कर दिया तो P4O10 बन गया है। यहां तक कि इसको हीट कर दोगे ना, तो इसको हीट करके भी हमारे पास यही मिलने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये डिफरेंट शेड्स कहाँ से आते हैं इसके? कौन से फॉस्फोरस के बेटा? यस सर। बेटा ये आगे बताऊंगा आपको। फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं, आगे इसको भी पढ़ाना है मेरे को। ठीक, ओके सर। ओके बेटी। देखो बेटा, ये जो है दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड है, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3। तो 2 H3PO3 को जोड़ा गया और H6P2O6 बना दिया गया, माइनस। अब कितने वाटर निकालोगे बेटा? 6 हाइड्रोजन के कितने वाटर निकलेंगे? 3। सर 3। 3 वाटर निकाल दो, बचेगा क्या? P2O3। सेम बात है P4O6, इसलिए इसको एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। वहीं पर हम इसको बोलेंगे तो दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ठीक, जैसे 2 फॉस्फोरिक एसिड ले लिए, H3PO3 प्लस H3PO3 वाटर, ये बन गया H6P2O6। 3 वाटर निकाले, बचा क्या? H3PO4 रादर, फॉस्फोरिक एसिड। यहां पे आ गया 8। 3 वाटर निकाले तो P2O5। तो ये एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड और वो एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर?
Yes, sir. Both are strong dehydrating agents. Both are strong dehydrating agents. ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर निकालने वाले होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इसलिए कहीं से भी वाटर निकालना होता है इसको यूज करते हैं। पर मजे की बात देखिएगा, अगर P4O6 को आप वाटर में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो अपना एसिड बनाएगा ना भाई, ऑब्वियसली अपना एसिड बनाएगा। कौन सा? H3PO3, सिंपल। और अगर मैं इसमें डालूंगा P4O10 में वाटर डालूंगा, तो बेटे ये भी अपना एसिड बनाएगा, पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और आपको पता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड में अगर वाटर डालोगे तभी तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। मेटा एसिड क्या होता है? सर वाटर निकाल दो। तो पेरेंट ये था, इसमें से एक वाटर निकालो, यही बनेगा ना। तो पहले ये बनता है, हाँ इसमें और वाटर डाल दोगे तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसलिए अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाते हो, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो ये बनेगा। इसी को हॉट वाटर से रिएक्ट करवा दो, वाटर लेकिन हॉट, तो बेटा ये और वाटर एब्जॉर्ब करके H3PO4 ही बनाता है। और कहीं इसको आपने हॉट वाटर से रिएक्ट करवा दिया, इसको हॉट वाटर से रिएक्ट करवा दिया, ठीक है जी, हॉट के साथ, तो बेटा क्योंकि ये +3 है, +3 से +5 बन सकता है, तो बेटा जी ये भी फॉस्फोरिक एसिड देगा। कहने का मतलब चाहे आपके पास P4O6 हो, चाहे आपके पास P4O10 हो, अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया तो फॉस्फोरिक एसिड ही बनेगा। अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया तो फॉस्फोरिक एसिड ही बनेगा, लेकिन कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया तो ये अपना एसिड देगा और ये अपना एसिड देगा। बोलो बच्चे, रिएक्शन समझ में आए कि नहीं? यस सर। यस सर। लास्ट बात, जैसे बोला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो किससे वाटर निकालेगा। जैसे अगर इसको रिएक्ट करवा दो H2SO4 के साथ, और मैंने P4O10 को रिएक्ट करवाया, बैलेंस नहीं करूंगा, सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा। इसका वाटर निकालो, वाटर निकाल के बचा क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें वाटर पी के बनाना क्या? HPO3। HPO3 बैलेंस कर लेना भाई इसको, लो मैं ही कर देता हूं, हो गया बैलेंस। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड पे P4O10 लगा देते हो, तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? वाटर निकालो यहां से, H2O, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में फिर HPO3, वैसे ही बैलेंस कर लेना, ठीक है जी। इसी तरह नाइट्रिक एसिड पे भी रिएक्ट करवा लो, चाहे नाइट्रिक एसिड प्लस P2P4O10, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका एनहाइड्रेट निकालोगे N2O5, और इसका तो बनना ही क्या है? HPO3। लो जी, बोलो क्लियर? यस यस सर। सर। तो इसका काम ही सिर्फ जिसके साथ रिएक्ट करवाओगे उससे वाटर निकाल लेना है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोलो क्लियर? तो ये था बेटा फॉस्फोरस साइड, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक, ये सब हमें पढ़ना था। डिहाइड्रेटिंग नेचर, वाटर के साथ रिएक्शन, ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पानी की तरह क्लियर हुआ होगा। किंचुक आप बताओ बेटा, आज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ है। बेटा पहले कभी ऐसे ऑनलाइन पढ़े हो? ऑनलाइन सर पिछले साल पढ़ा था वैसे ऑनलाइन। इस ऑनलाइन और उस ऑनलाइन में फर्क है? है सर, बहुत फर्क है। बस चलो ठीक है, हम रेगुलर पढ़ते रहे ना। तो चलो थैंक्स अ लॉट बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, आज के लिए इतना ही है।